मानवाधिकार किसी भी समाज के विकास का आधार होते हैं। ये अधिकार हर व्यक्ति को उसके सम्मान, स्वतंत्रता और जीवन की रक्षा का विश्वास दिलाते हैं। इसीलिए हर साल 10 दिसंबर को हम मनाते हैं मानवाधिकार दिवस, ताकि दुनिया भर में मानवाधिकारों की रक्षा के महत्व को समझा जा सके और हर किसी को समान अधिकार मिल सके। हमारे देश में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जहां मानवाधिकारों की सुरक्षा करता है, वहीं नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी यानी कि नालसा ये सुनिश्चित करता है कि उन अधिकारों का उल्लंघन होने पर नागरिकों को न्याय दिलाने में कानूनी सहायता मिल सके। और इसी कड़ी में आम लोगों की न्याय तक आसान पहुंच के लिए नालसा की भूमिका पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं नालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जस्टिस BR गवई जी। सर, आपका डीडी मॉर्निंग शो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि मानवाधिकार क्या होते हैं। भारतीय राज्य घटना ने राइट टू लाइफ रिकॉग्नाइज किया गया है, बट राइट टू लाइफ डज नॉट मीन द राइट टू एग्जिस्ट। द राइट टू लाइफ हैज बीन इंटरप्रेटेड एज राइट टू लिव विथ डिग्निटी। तो इसके लिए हर व्यक्ति को डिग्निटी के साथ जीने के लिए, अपने गरिमामय पद्धति से जीवन जीने के लिए कुछ मौलिक अधिकार होते हैं, बेसिक या प्रिमोडियल राइट्स कहते हैं, उनको मानव अधिकार कहा जाता है। ये अधिकार हर व्यक्ति के पास होते हैं, चाहे उसकी राष्ट्रीयता कोई भी हो, उसका लिंग कुछ भी हो, उसकी भाषा कोई हो, उसका धर्म कोई हो या अन्य कोई भी स्थिति हो। 1948 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अपनाया गया है। इसके अनुसार कई मानव अधिकार होते हैं, जैसे जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, व्यक्ति की सुरक्षा का अधिकार। इसके अलावा किसी के साथ भी अमानवीय तथा अपमानजनक व्यवहार नहीं होना चाहिए। किसी को भी हर क्रूर दंड नहीं दिया जा सकता है। किसी व्यक्ति को बिना वजह गिरफ्तार या हिरासत में नहीं लिया जा सकता। भारत में मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए कौन कौन से संवैधानिक प्रावधान हैं? क्या भारत में मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए कोई विशेष कानूनी ढांचा है? भारतीय राज्य घटना के अंतर्गत जो फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर है, उसी में जो बेसिक ह्यूमन राइट्स है वो दिए गए हैं। उसमें विशेष तौर पर आर्टिकल 21 हर व्यक्ति को राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी प्रदान करता है। आर्टिकल 17 के अंतर्गत छुआछूत पर रोक लगाई गई है। आर्टिकल 23 की वजह से बंधुआ मजदूरी पर पाबंदी है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय तथा भारत के अन्य उच्च न्यायालय ने आर्टिकल 21 के तहत जो राइट टू लाइफ है उसको काफ़ी वाइड इंटरप्रिटेशन दिया गया है, जिसमें राइट टू लाइफ का मीनिंग यानी एक सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, राइट टू फूड, राइट टू पोर्टेबल वाटर, राइट टू पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, राइट टू मेडिकल इमीडिएट मेडिकल ट्रीटमेंट, ऐसे अनेक अधिकार बाय जुडिशियल इंटरप्रिटेशन भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने तथा राज्यों के उच्च न्यायालय ने एक्सेप्ट किए हुए। इसके अलावा भारतीय संसद ने 1993 में प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट नाम के एक कानून को पारित किया है। इस कानून में ह्यूमन राइट्स की परिभाषा दी गई है। अकॉर्डिंग टू द एक्ट, ह्यूमन राइट्स मीन्स द राइट रिलेटिंग टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी and dignity of the individual guaranteed by the Constitution or embodied in the international covenants and enforceable by courts in India. इसका मतलब है कि भारतीय संविधान के साथ साथ ह्यूमन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 या अन्य किसी अंतर्राष्ट्रीय समझौते जिन पे भारत ने हस्ताक्षर किया है, उनमें उल्लिखित मानव अधिकार भारतीयों के लिए उपलब्ध है। सामाजिक रूप से प्रताड़ित और हाशिए पर पड़े समुदाय और जातियों के मानवीय अधिकारों की रक्षा के लिए कुछ विशेष कानून भी बनाए गए हैं, जैसे कि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट शामिल है। कानूनी सहायता सेवाएं क्या हैं? कानूनी सहायता मानव अधिकारों की रक्षा के साथ कैसे जुड़ी हुई हैं? अगर सरल भाषा में कहा जाए तो किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को प्रदान की जाने वाली कानूनी मदद को लीगल एड कहा जा सकता है। भारत में कानूनी सहायता देने के लिए लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 पारित किया गया था। इस कानून के अंतर्गत लीगल सर्विसेज की परिभाषा भी दी गई है। अंडर दिस लॉ, legal services includes
the rendering of any service in the conduct of any case or other legal proceedings before any court or other authority or tribunal and the giving of advice or any legal matters. इस कानून के अंतर्गत आर्थिक या सामाजिक तौर से कमजोर लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता देने का प्रावधान है। कई बार आर्थिक या सामाजिक तौर पर कमजोर होने की वजह से लोग अपने अधिकारों के बारे में नहीं जान पाते हैं या जानकर भी कुछ नहीं कर पाते क्योंकि वकील को देने के लिए उनके पास फीस नहीं होती है। इसलिए ज़रूरतमंदों को मुफ्त कानूनी सहायता मिलनी चाहिए ताकि वह अपने मानवीय अधिकारों की रक्षा कर सके। भारत में कानूनी सहायता प्रणाली क्या है और इसमें नालसा की क्या भूमिका है? भारत में मानव अधिकारों की सुरक्षा में नालसा की क्या भूमिका है? संविधान के आर्टिकल 39A के प्रावधान में राज्य समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता सुनिश्चित करेगा ताकि कोई भी व्यक्ति, चाहे उसकी आर्थिक या सामाजिक स्थिति कोई भी हो, न्याय से वंचित न हो। इसके साथ ही भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार यह भी जोर दिया है कि आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर लोग अपने अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाते हैं और इसके लिए कुछ उनके लिए खास किया जाना चाहिए। 1970 और 1980 के दशकों में भी सर्वोच्च न्यायालय ने सभी के लिए कानूनी सहायता की आवश्यकता पर जोर दिया था। इसके बाद लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 पारित किया गया। इसके अंतर्गत ऐसी व्यवस्था तैयार की गई है कि जिससे ज़रूरतमंद लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता दी जा सके। इस कानून के अनुसार राष्ट्रीय, राज्य, जिला और तालुका के स्तर पर लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ की व्यवस्था बनाई गई है। राष्ट्रीय स्तर पर बनाई गई लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी यानी कि नालसा कहते हैं। यह एक केंद्रीय प्राधिकरण है जो पूरे देश में मुफ्त कानूनी सहायता के पहलों और गतिविधियों को समन्वय और मार्गदर्शन करता है। नालसा ने लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए कई योजनाएं भी बनाई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश नालसा के प्रमुख संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं और हर राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी में वही भूमिका निभाते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश के बाद जो वरिष्ठतम न्यायाधीश रहते हैं वो नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं। जिला स्तर पर जिला जज डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की निगरानी करते हैं। स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी अपने अपने पैनल लॉयर्स होते हैं जिनको ज़रूरतमंद लोगों के लिए केस दिए जाते हैं। नालसा स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के पास कोई भी ज़रूरतमंद व्यक्ति आता है तो बिना पैसा लिए उसको वकील मुहैया कराया जाता है। नालसा की व्यवस्था के अंतर्गत पूरे देश में 40,000 से अधिक वकील लीगल एड पैनल्स में काम कर रहे हैं। नालसा के तहत कौन कौन से लोग मुफ्त कानूनी सहायता के हकदार होते हैं? लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 के कलम 12 के अनुसार कमजोर वर्गों के में आने वाले लोगों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता की व्यवस्था दी गई है, जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, मानव तस्करी या संविधान के आर्टिकल 23 के अनुसार बंधुआ मजदूर व्यक्ति, महिला और बच्चे, दिव्यांग व्यक्ति, जातीय हिंसा, बाढ़, सूखा, भूकंप या औद्योगिक आपदा के शिकार व्यक्ति, औद्योगिक श्रमिक शामिल है। इसके अलावा उन लोगों को भी कानूनी सहायता दी जाएगी जो किसी भी हिरासत में हो, चाहे वो जुवेनाइल होम या साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में हो या उनकी आर्थिक आय निर्धारित राशि से कम है। कुछ राज्यों ने HIV एड्स से प्रभावित व्यक्तियों को, वरिष्ठ नागरिकों को, एसिड अटैक्स के शिकार व्यक्तियों को, ट्रांसजेंडर्स और ड्रग एब्यूज़ के शिकार व्यक्तियों को मुफ्त कानूनी सहायता की व्यवस्था की है। अपराध के शिकार महिलाओं को मुआवजा दिलाने में भी कानूनी सहायता प्रदान की जाती है। कोई भी व्यक्ति नालसा से कैसे संपर्क कर सकता है? नालसा समाज के गरीब और हाशिए पर खड़े लोगों को किस तरह से कानूनी सहायता प्रदान करता है? नालसा या राज्य जिला स्तर पर लीगल सर्विस अथॉरिटी के माध्यम से कई माध्यमों के द्वारा संपर्क किया जा सकता है। नालसा के हेल्प डेस्क, फ्रंट ऑफिस या नालसा की आधिकारिक वेबसाइट www.nalsa.gov
www.naalsa.gov.in द्वारा संपर्क किया जा सकता है। हमारी एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन 15100 भी है, जिस पर फ़ोन करके मुफ्त कानूनी सहायता के लिए अनुरोध किया जा सकता है। इसके अलावा राज्य या जिला स्तर की लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के ऑफिस में भी जा सकते हैं। नालसा की टीम ज़रूरतमंद लोगों को मुफ्त कानूनी सलाह देती है और ज़रूरत पड़ने पर मुफ्त में लीगल एड लॉयर की सेवा भी उपलब्ध कराती है। कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए नालसा की कौन कौन सी योजनाएं हैं? नालसा ने कमज़ोर समूहों की सहायता करने के लिए कई योजनाएं शुरू की है, जैसे आपदा पीड़ितों, गरीबी उन्मूलन, शेड्यूल ट्राइब्स, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, असंगठित श्रमिक, तस्करी और एसिड अटैक्स के विक्टिम्स, इनके लिए कानूनी सहायता शामिल है। नालसा महिलाओं को हिंसा के बाद मुआवजा दिलाने का भी कार्य करती है। इसके अलावा जेलों में बंद व्यक्तियों को कानूनी सहायता दी जाती है। नालसा की कानूनी सहायता पहल में पैरालीगल वॉलंटियर्स की क्या भूमिका होती है? नालसा की व्यवस्था में राज्य और जिला स्तर पर कई पैरालीगल वॉलंटियर्स, जिसको हम PLVs कहते हैं, नियुक्त किए गए हैं, जिन्हें आर्थिक भत्ता दिया जाता है। शिक्षक, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी, वरिष्ठ नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ता, चिकित्सक, छात्र, विधि छात्र और गैर सरकारी संगठनों के सदस्यों को PLV नियुक्त किया जाता है और उन्होंने कानूनी मुद्दों में ट्रेनिंग भी दी जाती है, ताकि वह जमीनी स्तर पर कमज़ोर लोगों को उनके अधिकारों को और कानूनी दायित्वों के बारे में शिक्षित कर सके, कानूनी सहायता प्रदान कर सके या फिर उन्हें नज़दीकी विविध सहायता केंद्र से संपर्क में ला सके। PLVs कानूनी जागरूकता शिविरों का आयोजन भी करते हैं, कानूनी सेवाओं को बढ़ावा देने और अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के बारे में जागरूकता फैलाने में भी सहायता करते हैं। आज देश भर में 43,000 के ऊपर PLVs मौजूद है। PLVs को हाल ही में अधिकार मित्र का नाम भी दिया गया है, ताकि लोगों को यह विश्वास दिलाया जा सके कि नालसा उनके अधिकारों के लिए प्रतिबद्ध है। नालसा के सहयोग से कई लोगों को न्याय मिल रहा है। क्या आप कुछ ऐसे सफल केसेस के बारे में हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? नालसा के गाइडेंस में लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ ज़रूरतमंद लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता देने का काम कर रहे हैं। 1 जनवरी से 1 सितंबर 2024 के दौरान लीगल एड पैनल लॉयर्स की मदद से कमज़ोर वर्गों के अलग अलग लोगों के 12,555 केस देश के विभिन्न हाईकोर्ट्स में दायर किए गए हैं और 1,13,477 केस देश के विभिन्न जिला न्यायालय में दायर किए गए हैं। नालसा के नेतृत्व में देश में प्रत्येक वर्ष 3 बार राष्ट्रीय अदालत का आयोजन किया जाता है, जहां कई वर्षों से कोर्ट में प्रलंबित मामलों को आपसी सहमति और न्यायाधीश और अधिकारियों की देखरेख में सुलझाया जाता है। इस समझौतों को कोर्ट के कानूनी निर्णय की तरह ही माना जाता है। 2024 में नालसा ने 3 राष्ट्रीय लोक अदालतों के माध्यम से 7 करोड़ 70 लाख से अधिक मामलों का निपटारा किया, जिसमें प्रलंबित मामलों और कानूनी विवादों का समाधान किया गया। मानवाधिकारों को सुरक्षा के लिए नालसा सक्रिय कदम भी उठाता है। 2012 में नालसा ने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के अधिकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा दायर किया था, जिसके परिणाम स्वरूप एक ऐतिहासिक निर्णय आया, जिसमें ट्रांसजेंडर को 3rd जेंडर के रूप में मान्यता दी गई। नालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में आपका अपना क्या विजन है? मेरी एक कोशिश रहेगी कि नालसा की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था इस देश के दूर दराज इलाकों में, जहाँ लोगों को एक्सेसिबिलिटी कम है, जैसे नॉर्दर्न ईस्टर्न एरियाज है, लद्दाख का एरिया है, अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, यहाँ पर नालसा का काम बढ़े। वहाँ पे ज़रूरतमंद जो है, जो मेन लैंड से दूर रहते हैं, जो देश की मुख्य प्रवाह में आने को जिनको तकलीफ होती है, ऐसे लोगों को कानूनी सहायता मिली जाए। और उसी के साथ साथ जो कमज़ोर वर्ग है, जो हाशिए पे पड़े वर्ग है, उन तक भी कानूनी सहायता पहुंचनी चाहिए। जो प्रिजनर्स के राइट्स है,
उन्हें भी रिकग्नाइज करके जो प्रिजनर्स है वो भी मानवीय रूप से अपने जेल में रह सके, इसके लिए भी नालसा कार्यरत है और सबके सहकार्य से नालसा सही ढंग से भारत के हर नागरिक को न्याय देने की कोशिश करेगा, ऐसी मेरी धारणा है। भारत एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते अपने संविधान में हर नागरिक को समान अधिकार देता है। इसी कड़ी में नालसा अधिकारों और न्याय की सुरक्षा के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने में पात्र व्यक्तियों की मदद करता है ताकि उन्हें न्याय मिल सके। हमारा उद्देश्य भी यही है कि हम सब मिलकर एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहां हर व्यक्ति को उसका अधिकार मिले और किसी के साथ भेदभाव ना हो। इस पर नालसा की भूमिका पर चर्चा करने के लिए नालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जस्टिस BR गवई जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद।